कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी कहा जाता है। वैसे ही कोशिकाओं से मिलकर उत्तक का निर्माण होता है। उत्तक का निर्माण होता है और इसके बारे में हम लिखेंगे कि उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मेरा नाम परशुराम कुमार। आप देख रहे हैं अनिका वेलफेयर इंस्टीट्यूट, जो पढ़ाती है वैसे बच्चों को जो विकलांग है, शारीरिक फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से, और जो समाज में इकोनॉमिकली रूप से कमज़ोर है, ऐसे बच्चों को हमारी संस्था बिल्कुल मुफ्त पढ़ाती है। और आप देख रहे हैं लैब साइंस। हम लोग आज से जीव विज्ञान पढ़ाने के लिए शुरू किया। 9th क्लास का जीव विज्ञान पढ़ाना शुरू किया है और वो फर्स्ट चैप्टर है कोशिका द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और यहाँ से हम लोग पढ़ना सीखेंगे कि कोशिकाओं का निर्माण कैसे हुआ, हमारे जीवन में जीवों का निर्माण किस तरह हुआ, हमारा शरीर का निर्माण किस तरह हुआ है। और यहीं से सीखेंगे कि आगे भी हम कैसे जीवित है, सर्वाइव, हमारा शरीर किस तरह से निर्माण हुआ है, ये सीखेंगे। और इस तरह से हम लोग नए वीडियो को नए चीज़ों को जानने के लिए यहाँ से जानेंगे। स्टॉप। अभी हम लोग देखेंगे कोशिका क्या है, कोशिका का खोज किसने किया। सबसे पहले देखेंगे कि हमारे जब हम ये बायोलॉजी का सबसे फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर आता है कोशिका द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और यहाँ से हम लोग सीखेंगे कि कोशिका क्या है, कोशिका का खोज किसने किया। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। जिस किताब में, जिस बुक्स में हम लोग कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिकाओं से मिलकर ही बनता है उत्तक बनता है। और वहाँ उत्तक अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि उत्तक को अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। बात आता है कोशिका नाम कहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, कोशिका सबसे पहले खोज किसने किया? तो एक सबसे पहला नाम आता है रॉबर्ट हुक, है ना। क्या आता है? रॉबर्ट हुक नाम आता है। रॉबर्ट हुक सबसे पहला नाम आता है कोशिका के खोज में, या कोशिका के संदर्भ में जो सबसे पहला नाम आता है वो रॉबर्ट हुक आता है। रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क को, वो कौन सा कॉर्क, एक पहले बांस की एक लकड़ी होता था और बांस की लकड़ी को जो बोतलों की कैप के लिए यूज किया जाता है, उस बोतल को कॉर्क को काट के, और जो भी उस समय माइक्रोस्कोप रहा होगा उस माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा तो उसमें एक मधुमक्खी के छत्ते के जैसा, हनी कॉम्ब जैसा, ये ऐसे उनको दिखाई दिया, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। क्या नाम दिया? सेल। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। तो लिखेंगे कोशिका 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। इन्होंने अपने अध्ययन में जब माइक्रोस्कोप से लेंस से जब देखा उसमें कॉर्क को, तो उनको मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिखाई दिया। ये सेल कैसा, ये कोशिका कैसे दिखाई दिया था? कोशिका दिखाई देता है कैसा? मधुमक्खी के छत्ते के जैसा। मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिखाई दिया, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? सेल। ये इस तरह से ऐसे जब कोशिका कॉर्क को काटकर स्टडी कर रहे थे तो उनको इस प्रकार का एक कोठी जैसा दिखाई दिया, और इसी कोठी को क्या नाम देते हैं? वो सेल नाम देते हैं। इसको सेल नाम देते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहला जो कोशिका शब्द का निर्माण हुआ, कोशिका सेल शब्द का निर्माण हुआ, वो किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने नाम दिया। तो एक और पॉइंट आता है, वो पॉइंट क्या आता है कि रॉबर्ट सबसे पहले सेल शब्द का निर्माण किसने किया, सेल शब्द का उपयोग किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। हम पढ़ेंगे सेल शब्द का उपयोग, सेल शब्द का उपयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, ये लिखा हुआ है, सेल शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। ठीक है, तो इस तरह से कोशिकाओं के और ये हमारे शरीर, कोशिका एक ऐसे चीज़ है जो हमारे शरीर, जैसे कि हम कमरे को बनाना शुरू करें या मकान को बनाना शुरू करें तो सबसे पहले बेसिक चीज़ होती है हमारे लिए ईंट की ज़रूरत होती है। वैसे ही हमारे शरीर का जो सबसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है वो क्या होता है? कोशिका होता है। क्या होता है? कोशिका होता है। तो कोशिका के संदर्भ में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया। कोशिका को सब कहाँ देखा गया था? तो कॉर्क में। किस में देखा गया था? कॉर्क में। और जब वो स्टडी करे तो वो कॉर्क कैसा दिखाई दे रहा था? मधुमक्खी के छत्ते के जैसा। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में अनेक कोठी, छोटे छोटे अनेक कोठियाँ होती हैं, वैसे ही इसमें कॉर्क में भी उन्हें छोटी छोटी कोठियाँ दिखाई दिया, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। क्या नाम दिया? सेल। तो सेल शब्द का भी सबसे पहले उपयोग किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। दूसरा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या था कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखा, रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क में जो कोशिका देखा और सेल नाम दिया, वो जीवित कोशिका नहीं थे। वो कैसा कोशिका था? मृत कोशिका था। तो रॉबर्ट हुक ने, लिखेंगे कि रॉबर्ट हुक मृत कोशिका को देखा था, मृत कोशिका को देखा था। ठीक है, रॉबर्ट हुक कैसे कोशिका को देखे? मृत कोशिका को देखे थे। फिर इसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं, एंटनी वॉन लीवेनहुक। मतलब यहाँ बात खत्म नहीं होता है। जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका जैसे चीज़ों को बताया, तो आपको अभी पहले हम कुछ आपको पहले बताए थे कि आप किसी भी आप साइंटिस्ट है, आप अगर साइंटिस्ट बन रहे हो तो आपको अगर कोई चीज़ का खोज किया, किसी भी चीज़ का आपने खोज किया या बनाया, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाना पड़ता है और वहाँ दिखाना पड़ता है कि हमने इन चीज़ों का खोज किया। तो अगर वो सभी साइंटिस्ट उसको आप बताओगे और वो चीज़ों को सेटिस्फाइड कर देंगे कि नहीं सही है, वो आपका सिद्ध हो जाता है, तो आपको मुहर लगेगा और तब जाके वो चीज़ें सारे संसार में क्या होंगे? मान्य होंगे। कब तक? जब तक वो उस थ्योरी के थ्योरी को अगले साइंटिस्ट उसको खारिज ना कर दे। जैसे मान के चलो कि रॉबर्ट हुक ने, मेरा कहने का मतलब रॉबर्ट हुक ने सेल जैसे नाम दिया, ठीक है, तो ये सेल कब तक मान्य होंगे? जब तक कोई अगला व्यक्ति इसको तोड़ ना दे। अगर कोई अगला नया व्यक्ति, आज अभी तक तो टूटा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर कोई ऐसा कोई वैज्ञानिक आ जाए जो सेल ना नाम दे कि उसको और किसी चीज़ में सिद्ध कर दे, तो ये सेल, ये कोशिका नाम उसी दिन क्या हो जाएगा? खत्म हुआ। हम सिर्फ हिस्ट्री के रूप में जानेंगे कि रॉबर्ट हुक ने ऐसे सेल की खोज की थी, कोशिका नाम दिया था, लेकिन नए जनरेशन के जो पीढ़ी के जो बच्चे आएंगे वो नए चीज़ जो खोज होगा वहाँ से अध्ययन करेंगे। तो साइंस किसी चीज़ पे ब्रेक नहीं लगाता है, ब्रेक ला के रखता है कि आप वो नाम या वो चीज़ें तब तक लिमिटेड है जब तक कि आगे वाला व्यक्ति को इसको तोड़ ना दे। तो रॉबर्ट हुक के पास इतना ही सारा कुछ साधन था, क्योंकि बेस्ट से बेस्ट अभी माइक्रोस्कोप 1665 ईस्वी में आया नहीं था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार 1931 ईस्वी में हुआ, तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी वहाँ पे देखने के लिए। इतना करने के बाद रॉबर्ट हुक छोड़ देते हैं। इसके बाद आते हैं एंटनी वॉन लीवेनहॉक। रॉबर्ट हुक के बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं। रॉबर्ट हुक जब वहाँ से कोशिका को छोड़ दिए थे अध्ययन करके कि कोशिका मधुमक्खी के छत्ते कोठी जैसा होता है ना, उसको नाम कोशिका दिया, वो कोशिका मृत कोशिका था। उतना करने के बाद ये छोड़ देते हैं और उसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं एंटनी वॉन लीवेनहॉक। ये 1674 से 76 में
1674 ईस्वी में इन्होंने एक सिंगल लेंस, बहुत उस दौरान उस समय का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण एक लेंस माइक्रोस्कोप बना था, और वो बनाए थे कौन? एंटनी वॉन लीवेनहॉक। तो एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया, माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। कब? 1674 ईस्वी में। कब किया? 1674 ईस्वी में। अब चूंकि रॉबर्ट हुक एक ऐसे चीज को खोज कर दिया था कि सब लोग बेदम हो गया था कि अरे यार क्या रॉबर्ट हुक ने क्या बोल दिया, कोशिका हमारा शरीर का निर्माण होता है, कोशिका से जीवों का निर्माण हुआ, कोशिका से ऐसे बेसिक चीज जो हम देख ही नहीं पाए। तो उस संदर्भ में एंटनी वॉन ने सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। तब तक ये चीजें नहीं थी, रॉबर्ट हुक जब थे तब तक ये सिंगल लेंस का कोई माइक्रोस्कोप था ही नहीं। तो एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप का खोज किया और इन्होंने कोशिका को अध्ययन करना शुरू किया। फिर से वो इस कोशिका को अच्छा देखते हैं कि ये कोशिका है क्या। तो लीवेनहॉक क्या देखते हैं कि सबसे पहले कीचड़ को कहाँ देखते हैं? कीचड़ को देखते हैं, घाव को, मड को, है ना, मड, तथा इसको जो पस होता है ना, पस जो घाव से निकलता है, पस को अध्ययन किया। तो उन्होंने भी देखा कि नहीं, यहाँ पे भी कोई एक कोठी के जैसे मधुमक्खी का कोठी है, वैसे ही यहाँ भी कीचड़ में भी, कीचड़ तालाब का पानी हो या कि पस हो, जब उन्होंने उसको स्टडी कर रहा था उस लेंस के द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा, तो देखा कि नहीं, इसमें भी एक कोठी जैसा, अलग कोठी जैसा है, लेकिन उसमें वाइब्रेशन था। लीवेनहॉक रॉबर्ट हॉक जब देख रहे थे तो वो अस्थिर एकदम था, ना कोशिका हिल रहा था, ना इधर उधर कुछ कर रहा था। लेकिन जब एंटनी वॉन ने कीचड़ को देखा, मड को देखा और अलग अलग पस को देखा, तो वो जब देखा तो कोशिका तो था ही, अलग अलग कोठे के जैसा था ही, लेकिन वो कोशिका थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा था। क्या कर रहा था? वाइब्रेट, मतलब हिल डोल रहा था। तब इन्होंने देखा कि ये जीवित कोशिका है। कैसी कोशिका है? जीवित कोशिका था। और एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले जो जीव को देखा वो कौन था? इस तरह से कीचड़ और मड में देखा तो प्रोटोजुआ, क्या? बैक्टीरिया और प्रोटोजुआ को सबसे पहले देखा। तो एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने अपने अध्ययन के दौरान सबसे पहले प्रोटोजुआ और बैक्टीरिया को देखा। बैक्टीरिया को देखा जो कैसा था? जीवित था। कैसा था? जीवित। सिंगल, इसको क्या बोलते हैं? अपने ये एंटनी वॉन लीवेनहॉक जब कोशिका को अध्ययन कर रहे थे तो वो कोशिका के अध्ययन के दौरान सबसे पहले जब कीचड़ और मड में, कीचड़ जब देख रहे थे और पस में, तो उनको दिखा दिया प्रोटोजुआ और बैक्टीरिया, सिंगल कोशिका, मतलब एक कोश के प्रोटोजुआ और बैक्टीरिया, है ना, जो एक कोशिकीय था। मतलब जैसे हम लोग अभी सेल को एक अलग अलग ऐसे कोठी बना दें तो अलग एक को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कोशिका बोलेंगे, एक कोठी। वैसे ही हमारे नग्न आंखों से वो चीज़ें हम नहीं देख पाएंगे जो माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया। मतलब हमारे आसपास में ऐसे भी छोटी छोटी चीज़ होती है जो सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका का होता है। कितना होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। और इस तरह से हम जानते हैं कि प्रोटोजुआ का खोज सबसे पहले किसने किया? प्रोटोजुआ और बैक्टीरिया का खोज किन्होंने किया? बैक्टीरिया, क्यों? कौन से? एंटनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा। तो कोशिका के खोज के दौरान ही एक और नए जीवों का निर्माण खोज हो गया, और वो खोज क्या था? प्रोटोजुआ और बैक्टीरिया का। ये दोनों कैसा था? जीवित का। क्या था? जीवित था। तो यहाँ दो तरह का प्रश्न बनता है कि जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने खोज किया था? तो जीवित कोशिका का सबसे पहले खोज किसने किया था? एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने। जीवित कोशिका का खोज सबसे पहले एंटनी, या इसको लिख देंगे लीवेनहॉक
लीवेन हॉक ने किया था। ठीक है, तो अगर आप कंफ्यूज नहीं होना है कि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि जीवित कोशिका कोशिका का खोज किसने किया, तो डायरेक्ट नहीं बता देना है कि जीवित कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। अगर वो संदर्भ बताता है कि जीवित कोशिका या मृत कोशिका का खोज किसने किया, ठीक है, तब बताएंगे कि मृत, पहले पूछ लेंगे कि भाई जीवित कोशिका या मृत कोशिका। तो जीवित कोशिका का खोज एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने किया, और मृत कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया 1665 ईस्वी में। और इन्होंने अब सबसे पहले माइक्रोस्कोप, सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया था, 1674 ईस्वी में एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने। और माइक्रोस्कोप का जैसे जैसे निर्माण होता गया, कोशिकाओं का अध्ययन और भी बढ़ता गया। ये यहाँ से एक और इंटरेस्टेड चीज जगह पता चला कि जब लीवेनहॉक ने प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया जैसे जीव का नाम बताया, तब सबको पता चला, अच्छा सभी साइंटिस्टों को पता चला कि ऐसा भी कोई चीज होता है जो हम देख ही नहीं सकते। ऐसा भी कोई जीव है जिसको हम अपने आंखों से देख भी नहीं सकते। सोचो कि 16वीं सदी का बात कर रहे हैं। कौन सा सदी का बात कर रहे हैं, 16वीं। अभी 1600 ईस्वी है, यानी कि 1700 ईस्वी हम प्रवेश करने वाले हैं। उस समय में कोई का ज़्यादा साइंस विकास किया था, न हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी था, न कोई हमारे पास कोई और ज़्यादा मशीन था जिससे हम और स्टडी कर पाते। तो एक साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के बीच में एक होड़ मच गया कि अच्छा कोशिका क्या चीज़ होता है, प्रोटोजोआ ऐसी भी कोई चीज़ होती है जो हमारे नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो आज जो हम लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी इन्हीं का एक सोर्स रहा, इन्हीं का एक सबसे पहला कदम रहा, जो आज हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि ये सबसे पहले जब ये प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया का खोज किया, तो इसको नाम दिया एनिमिकल। क्या नाम दिया, एनिमलकस। जो प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया का खोज करने जो इतना सिंगल कोशिका था, तो इसको नाम दिया एनिमलकस। क्या नाम दिया, एनिमलकस। और यहीं से शुरू होता है, मतलब सूक्ष्म जीव बोला गया इसको, एनिमलकस यानी छोटे जानवर नाम दिया गया। क्या नाम गया, छोटे जानवर। ऐसे भी छोटे जानवर कह दिया, बाकी सब कंफ्यूज आ गया। जब बोले कि छोटा जानवर, अरे जानवर तो देखा होगा, भैंसा बड़ा देखा होगा, ये छोटा जानवर कैसा होता है। और साइंटिस्ट लोग दिमाग खराब हो रहा था सबको कि ये भी कोची बोल के चल गया, ये छोटा जानवर एनिमलकस, है ना। तो यहाँ से एक और आगे जाके यहीं से शुरू होता है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, तो माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसे जीवों को पढ़ते हैं जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ये चश्मा लगा के भी नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कहें चश्मा लगा के देखेंगे, ठीक है, चश्मा लगा के भी नहीं देख सकते। उसके लिए स्पेसिफाइड माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ा। और जैसे जैसे हम लोग आगे विज्ञान का विकास होता गया, वैसे वैसे कोशिका का खोज होते गया और जीवों का खोज होते गया। ठीक है, चलिए ये अभी हम एंटनी वॉन लीवेनहॉक जब ये इतना सारे चीज़ों को बता के गए, तब पूरे साइंटिस्ट, पूरे वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट हुआ करते थे उस समय, सभी लोगों में कंफ्यूजन आ गया कि मतलब ऐसी क्या चीज़ है। तो और भी कोशिकाओं, जब जैसे जैसे माइक्रोस्कोप की खोज हुआ, और भी आगे चल के सब भाग लिया कोशिका को अध्ययन करने के लिए। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं, और वो वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम है जी, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, ये आते हैं 1831 ईस्वी में। 1831 ईस्वी, सोचो इस समय तक मशीनों का विकास हो चुका होगा, है ना, नए नए टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका होगा और लेंसों का निर्माण हो चुका होगा। तो ये इन्होंने कोशिका को और डीप से अध्ययन करना शुरू किया। तब इन्होंने बताया, रॉबर्ट हुक जब कोशिका को अध्ययन शुरू करते हैं, कोशिका को डीप से अध्ययन करना शुरू करते हैं अच्छे तरीके से, जब उस समय अच्छे लेंस का निर्माण हो गया था, तब उन्होंने बताया कि कोशिका के भीतर, कोशिका के प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक जैसा, कोई बीच में सेंटर में
एक कोई चीज ठोस चीज होता है जिसको उन्होंने नाम दिया केंद्रक। क्या नाम दिया? केंद्रक। मतलब ये रॉबर्ट हुक बताते हैं कि मतलब रॉबर्ट हुक के द्वारा रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा कोशिका अध्ययन में इनके द्वारा रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, यानी लिखेंगे ब्राउन, ठीक है, ब्राउन के द्वारा कोशिका अध्ययन के दौरान इन्होंने बताया कि कोशिका के सेंटर में कोशिका के सेंटर में एक गोलाकार रचना होती है, एक गोलाकार संरचना होती है जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? जिसे उन्होंने केंद्रक नाम दिया। ठीक है, तो केंद्रक नाम दिया, अर्थात हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन सबसे पहले कोशिका का केंद्रक देखा, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि केंद्रक का खोज किसने किया, पॉइंट बनता है केंद्रक का खोज किसने किया, तो क्या आंसर आएगा? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, अर्थात हम सीधे भाषा में कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी आया, जैसे जैसे लेंसों का निर्माण हुआ, वैसे वैसे आगे जाके वैज्ञानिकों ने कोशिका को डीप रूप से अंदर जाके और अच्छे तरीके से अध्ययन किया। और उसी में एक और वैज्ञानिक आते थे जो कि नाम था इनका रॉबर्ट ब्राउन 1831 में, और ये कोशिका के अध्ययन के दौरान बताए कि प्रत्येक कोशिका के अंदर जितने भी, मान के चलो कि हम यहाँ से इतना बड़ा एक कोशिका लेते हैं और इसमें बहुत सारा इतना कोई, मान के चलो कि ऐसे कोई हम चीक से निकाल लिए, सुनो इधर, चीक से निकाल लिए, ऐसे चीक से निकाल के एक कोई भी चीज़ को हम प्लेट पे अथी उस पर जो स्लाइड होता है, स्लाइड पे रख के देख रहे हैं, या हमारा स्किन है, स्किन को ही निकाल के देख रहे हैं उसको, तो स्किन पे मान के चलो कि इतना बड़ा स्किन हम रखें, ठीक है, और जब हम देख रहे हैं तो उसमें देख रहे हैं कि मल्टीपल सेल है। क्या है? मल्टीपल सेल, मतलब अलग अलग बहुत सारा कोठीज है। उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने ये दिखाया, हमको ये बताया कि इतना कोठी तो ठीक है, सेल तो ठीक है, सेल के अंदर भी चीज है कुछ। तो ये अलग अलग जो कोशिका था, और कोशिका के अंदर में जितने भी कोशिका दिख रहा था, कोशिका के बीच में एक और भी संरचना दिखाई दे रहा था, और चूंकि ये कहाँ पे दिखाई दे रहा था? कोशिका के एकदम बीचों बीच में। कहाँ दिखाई दे रहा था? कोशिका के बीचों बीच में। तो यहीं से अगर हम निकाल लेते, एक कोशिका को निकाल लेते हैं, तो ये कोशिका के अंदर एक संरचना दिखाई दे रहा था, और जिसे इन्होंने क्या नाम दिया? केंद्रक। क्या नाम दिया? केंद्रक। तो इस संदर्भ में हमको ऐसे कोशिकाओं को अध्ययन करते 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 हमको एक और चीज, नए चीजों का पता चला कि केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं। कोशिका के ही खोज करते 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 एक और वैज्ञानिक आते हैं, अभी हम लोग रॉबर्ट ब्राउन को जान रहे थे ना, रॉबर्ट ब्राउन के बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं, ये फेलिक्स डुजार्डलिन। क्या नाम उनका? फेलिक्स डुजार्डलिन। एक वैज्ञानिक का नाम आता है। इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोश प्रोटोप्लाज्म के बारे में, इसके आगे, लेकिन तुम लोग अभी हमारे जो 9th का बुक है उसमें दिया नहीं है फेलिक्स डुजार्डलिन का। हम इसको अध्ययन किए, स्टडी किए कि उससे पहले भी कोई साइंटिस्ट आए। हाँ, तो एक और वैज्ञानिक आए थे, फेलिक्स डुजार्डलिन। इन्होंने जब कोशिका को अध्ययन किया, ये जब कोशिका को अध्ययन कर रहे थे, कोशिका को स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि एक जीवित ये देख रहे थे, इसमें एनिमल कोशिका में जब देख रहे थे, इनको देखा कि कोशिका के भीतर में एक जेली टाइप का, कोशिका के भीतर
कोशिका के भीतर एक जेली टाइप का कुछ दिख रहा है इनको, ठीक है। कैसा दिख रहा है? जेली टाइप का कुछ दिख रहा है, और जेली वो अर्ध तरल चिपचिपा सा द्रव था जिसे इन्होंने नाम दिया सारकोड। क्या नाम दिया? सारकोड। ये कोशिका के भीतर जो दिखा उसको नाम दिया सारकोड। तो इसको हम लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम फिलिक्स डुजार्डिन ने कोशिका को और ज़्यादा जब अध्ययन करते हैं, कोशिका के भीतर जब देखते हैं तो एक जेली के तरह चिपचिपा द्रव दिखाई देता है, चिपचिपा द्रव दिखाई देता है, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? सारकोड नाम दिया। तो यहाँ लिखेंगे फिलिक्स डुजार्डिन ने कोशिका अध्ययन के दौरान, फिलिक्स डुजार्डिन कोशिका अध्ययन के दौरान कोशिका के भीतर जेली या चिपचिपा द्रव को देखा, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? सारकोड नाम दिया। सारकोड। अरे जो हम लोग आगे जाके जीव द्रव नाम पढ़ते हैं ना, अगला हम लोग जब पढ़ेंगे कि जीव द्रव होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, तो प्रोटोप्लाज्म बाद में आया, उससे पहले सारकोड नाम दिया। क्या नाम दिया? सारकोड। और वो नाम किसने दिया? फिलिक्स डुजार्डिन ने। क्या नाम दिया? फिलिक्स डुजार्डिन ने। मतलब कोशिका को जब फिलिक्स डुजार्डिन कोशिका को अध्ययन कर रहे थे, वो आगे हम लोग आएंगे पुरकिंजे, प्रोटोप्लाज्म का खोज किया था पुरकिंजे ने, जेई पुरकिंजे ने। लेकिन उससे पहले भी एक और वैज्ञानिक आते हैं, फिलिक्स डुजार्डिन, जो कोशिका को पुरकिंजे से पहले अध्ययन करते हैं, और वो पहले ही देखते हैं कि वो कैसा कोशिका के अंदर, केंद्रक तो बता दिया था, रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक को बता दिया था, रॉबर्ट हुक कोशिका को बता दिया था, लेकिन कोशिका को और अध्ययन करते करते देखा गया कि कोशिका के भीतर भी, है ना, केंद्रक के अलावा और भी एक चिपचिपा सा एक द्रव तरल जैसा कोई पदार्थ है, और जिसे नाम क्या दिया? सारकोड नाम दिया। क्या नाम दिया? सारकोड। ठीक है। लेकिन ये कुछ ऐसा, मतलब अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे ले गया, वैज्ञानिकों के बीच में ले गया, तो ये पूरा कंफर्म नहीं हो पाया। और इसके बाद ही एक और वैज्ञानिक आते हैं, जेई पुरकिंजे। क्या नाम आता है? जेई पुरकिंजे नाम आता है। इन्होंने भी इसको अध्ययन, कोशिका को अध्ययन किया, और जेई पुरकिंजे बताते हैं कि जो ये कोशिका के भीतर जो द्रव भरा है वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म है ना। कोशिका के भीतर जो द्रव है वो क्या है? द्रव है वो प्रोटोप्लाज्म है। अर्थात कहें तो जीव द्रव। क्या नाम दिया? जीव द्रव है। या सीधे भाषा हम कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म का खोज किसने किया? जीव द्रव्य का खोज किसने किया? तो जीव द्रव्य का खोज किसने किया? जेई पुरकिंजे ने। यानी हम लिखेंगे प्रोटोप्लाज्म, है ना, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य का खोज किसने किया? तो जेई पुरकिंजे ने किया था। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। सारकोड नाम किसने दिया? जेली टाइप का नाम किसने दिया? सारकोड नाम किसने दिया? तो फिलिक्स डुजार्डिन ने दिया। प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया? जेई पुरकिंजे नाम दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसमें डुजार्डिन और इसमें फिलिक्स डुजार्डिन और पुरकिंजे आने के बाद एक और नया सा थ्योरी आता है। इस प्रकार मतलब पूरे थ्योरी पूरे अभी तक जितने भी माइक्रोस्कोप आ गए थे और जितने कोशिकाओं का अध्ययन हो चुका था, उसके बाद एक और हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी। आते हैं वैज्ञानिक, एक और वैज्ञानिक आते हैं, स्वान और स्लाडेन। दो वैज्ञानिक है, मैथियस स्लाडेन और थियोडर स्वान, जिन्होंने सेल कोशिका सिद्धांत दिया, सेल थ्योरी दिया। वो सेल थ्योरी क्या है, कोशिका सिद्धांत क्या है, वो देखते हैं। तो उससे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं, हेडिंग दो चलो, हेडिंग दो, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। ये हुआ था 1838 से 39 में,
3839 ईस्वी में। इस दो वैज्ञानिक का नाम आता है, एक आता है मैथियस स्लाडेन और दूसरा आता है दूसरा आता है थियोडर स्वान। मतलब तुम्हारा बुक में दिया होगा स्लाडेन और स्वान, ठीक है। ये दो वैज्ञानिक का नाम आता है जिन्होंने कंबाइंडली रूप से कोशिका का सिद्धांत दिया, कोशिकाओं को डिफाइन करके, कोशिका के बारे में कुछ और स्टडी करके, अध्ययन करके को बताया। तो क्या बताया इन्होंने? मैथियस जो स्लाडेन थे वो स्टडी ऑफ प्लांट, ये स्टडी ऑफ प्लांट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? स्टडी ऑफ प्लांट सेल। ये प्लांट मतलब प्लांट के कोशिकाओं की, मतलब पौधों की कोशिकाओं को अध्ययन कर रहे थे। और ये थियोडर स्वान थे जो किसको कर रहे थे? तो स्टडी ऑफ एनिमल सेल, ठीक है। ये थियोडर स्लाडेन और जो स्वान तुम देख रहे, ये दोनों एक वैज्ञानिक थे जो किसके बारे में अध्ययन कर रहे थे? प्लांट की कोशिकाओं के बारे में। हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे प्लांट कोशिका क्या, यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। कोशिकाएं में भी डिवीजन है, मतलब उसमें भी अलग अलग है। आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसमें कोशिका भित्ति है, एनिमल में कोशिका भित्ति नहीं दिखाई देता है। तो बहुत सारी चीज़ें आगे वाले दिखेंगे। तो अभी यहाँ पे हमको बस सीखना है मैथियस स्लाडेन और थियोडर स्वान के बारे में। तो ये प्लांट के कोशिकाओं को अध्ययन कर रहे थे और ये किसको कर रहे थे? एनिमल कोशिका को अध्ययन कर रहे थे। इन दोनों कोशिका को अध्ययन करने के बाद, एक प्लांट कोशिका, एक एनिमल कोशिका, मतलब एक हमारी कोशिका को, एक पेड़ पौधों की कोशिकाओं को, दोनों का अध्ययन करने के बाद एक कंक्लूजन, मतलब दोनों एक साथ एक थ्योरी देते हैं जो नाम पड़ा उसको कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। और पहला थ्योरी क्या था? पहला थ्योरी है कोशिका सिद्धांत में ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर कोशिका। ये कोशिका सिद्धांत ये बताता है कि हम जो भी जीवित संसार में जो भी जीवित जीव है, वो एनिमल हो या प्लांट हो, ऑल और लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या कर रहा है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड आर वन और मोर सेल। मतलब इनका कहने का मतलब था कि संसार के जितनी भी जीवित जीव है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो सबसे पहले ये कोशिका सिद्धांत में आया। कौन आया? कोशिका सिद्धांत में। मतलब कहने का हुआ कि जब स्लाडेन और स्वान जब जीवों को अध्ययन कर रहे थे, सभी चीजों को अध्ययन कर रहे थे, तब जाकर फाइनली रूप से इन्होंने बताया कि संसार में जितने भी जीवित जीव है, यानी कि लिखेंगे कि संसार का सभी जीवित जीव एक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने हैं, है ना। एक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने। मतलब हम आपसे कोई पूछे कि सेल थ्योरी क्या है बेटा, तो सेल थ्योरी बताएंगे। तो यहाँ से तीन प्रश्न आएंगे, बताएंगे तुमको कि सेल थ्योरी क्या किसने दिया? तो मैथियस और स्लाडेन और स्वान ने। सेल थ्योरी किसने दिया? स्लाडेन और स्वान ने। सेल थ्योरी क्या है? तो अभी तो हम लोग जानते ही हैं कि हमारा, अब तुम खुद देख रहे हो ना जी कि हमारे संसार में दो तरह के जीव, एक कोशिकीय जीव, एक बहुकोशिकीय जीव। तो पहला थ्योरी इन्होंने स्लाडेन और थियोडर सबसे पहले 1838 में बता दिया था। 1848 में इसमें ही बताया था जीवों के कोशिकाओं और प्लांट के कोशिकाओं को अध्ययन करके कि संसार के जितने भी जीवित जीव है, कौन सा जीव? जीवित जीव। किसके बारे में बात कर रहा है? जीवित जीव। जितने भी जीवित जीव है वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है। कितना? या तो ऐसा जीव है जो सिंगल कोशिका है, जैसे प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया।
प्रोटोजोआ बैक्टीरिया। दूसरे संदर्भ में कहें तो बहुत मल्टीपल सेल, जैसे हम एनिमल पेड़ पौधा। जो हम खुली आंखों से जिस चीज़ों को हम देख लेते हैं, या नॉर्मल टाइप हम बता रहे हैं कि जो हम खुली नंगे आंखों से हम पूर्ण रूप से देखते हैं वो क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। और जो हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते वो क्या हो जाता है, एक कोशिकीय जीव हो जाता है। क्या हो जाता है, एक कोशिकीय जीव हो जाता है। तो हमारे इस संसार, यही बता सेल थ्योरी बताता है कि संसार के सभी जीवित जीव या तो एक कोशिका से मिलकर बना है, एक कोशिका से बना हुआ है, या एक से अधिक कोशिका से बना हुआ है। दूसरा थ्योरी कहता है, इसी में एक और थ्योरी आता है, दूसरा आता है कि ऑल सेल इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका ही जीवन की आधारभूत इकाई है। मतलब कहना था इनका थियोडर स्लाडेन और मैथियस स्लाडेन और थियोडर स्वान का कि कोशिका ही जीवन का आधारभूत इकाई है। मतलब इनका कहने का सेल थ्योरी में 2 पॉइंट है कि ये कहते हैं कि जीवित कोशिका या तो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दूसरा पॉइंट में कहते हैं कि कोशिका ही जीवन का आधारभूत इकाई है। आधारभूत इकाई का कहने का मतलब कि हमारे जो वो एक सिंगल कोशिकीय जीव हो या मल्टीपल सेलुलर कोश हो, ये एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय एनिमल हो, उस सबसे पहले जो उसका निर्माण हुआ है वो नींव रखने का, वो जीवों का निर्माण जहाँ से नींव पड़ता है वो क्या है, कोशिका है। क्या है, कोशिका। जैसे हम लोग मकान बनाने के लिए हम ईंट को जोड़ जोड़ के एक कमरा या एक मकान का निर्माण करते हैं, वैसे ही इस थ्योरी के अनुसार मैथियस स्लाडेन और थियोडर स्वान के अनुसार ये पता चलता है कि जीवित जीवों का निर्माण, यानी जीवों का निर्माण एक का कोशिका बहुत सारी कोशिका मिलके उस जीव का निर्माण हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? तो अगर आपसे कोई पूछे कि हम हमारी पौधों या हमारी निर्माण कैसे हुई, तो क्या बताएंगे, कोशिकाओं से निर्माण हो। संसार का कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो बिना कोशिका का है। संसार का कोई ऐसा चीज़, वो मोर्टल हो या इमोर्टल है, जिसमें केंद्रक नहीं है। भले हो सकता है कि वो इमोर्टल में तुम मरणशील हो या निर्जीव हो, उसमें हमको सेंटर दिखाई दे, लेकिन वो सेंटर जीवित जैसा दिखाई नहीं दे। जीवित कोशिका का सेंटर अलग होगा, मृत कोशिका का सेंटर अलग होगा, लेकिन सेंटर हर एक पॉइंट में है। तो वो फिजिक्स में हम लोग भी पढ़ेंगे कि बिना कोई भी संसार का कोई ऐसा चीज़ ही नहीं जहाँ पे सेंटर नहीं है ना? तो ये इसको कहते हैं कोशिका सिद्धांत। तो अब ये 9th क्लास में आता है, जब एग्जाम देने जाओगे 10th में भी आता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाडेन और थियोडर ने। कब दिया, 1838 से 39 ईस्वी में, 1838 से मान लो। फिर ये तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार जस्ट डायरेक्ट पूछे कि कोशिका सिद्धांत क्या है, तो कोशिका सिद्धांत ये बताएंगे कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीवित जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सभी जीवित जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि कोशिका का जीवन का आधारभूत संरचना क्या होता है, कोशिका होता है। कोशिका जीवन का आधारभूत इकाई होता है। मतलब कहने का हुआ कि कोई भी जीव हो, एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, जब बना होगा तो सबसे पहले जो उसका जो ईंट लगने का, जो कंस्ट्रक्शन बनने का जो शुरुआत हुआ होगा, वो क्या रहा होगा, कोशिका रहा होगा। क्या रहा होगा, कोशिका रहा होगा। जैसे हम लोग थर्मोकोल देखते हैं, तो थर्मोकोल को जब रगड़ते हैं तो छोटा छोटा बॉल निकल के आता है ना, छोटा छोटा बॉल नहीं निकलता है, अलग अलग रगड़ देते हैं तो छोटा छोटा टूट के बॉल निकलता है। तो उस बॉले को मिक्स करके ना उस सटा कंप्रेस्ड करके बना के उसको ये बना दिया, थर्मोकोल बना दिया। वैसे अब हमको दिख रहा है कि हमको एक थर्मोकोल नहीं दिखता। जब पूरा स्लाइड हम जब लाते हैं, जब हम पूरा स्लाइड खरीद के लाते हैं थर्मोकोल को, तो वहाँ दिखता है हमको एगो, लेकिन जब हम उसको तोड़ते हैं तो एक का गोली निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है। तो वैसे ही हमारा कोशिका को जब हम स्टडी करेंगे, तो शरीर को स्टडी, को किसी पार्ट को स्टडी करेंगे, तो बहुत सारी कोशिकाएं छोटी छोटी। अगर हम हेयर को भी निकाल के देखें, बाल को भी निकाल के देखें ना, तो उसमें लाखों करोड़ों कोशिकाएं, ठीक है, जो डेली डैमेज भी होता है और डेली बनता भी है। चलिए, बिरचॉव की बुक में है, बिरचॉव, क्या नाम है देखो तो,
रुडोल्फ विर्चो कि रुडोल्फ विर्चो जब 1855 ईस्वी में आते तो थ्योरी, जब उस समय थ्योरी आ गया था, सेल थ्योरी आ गया था। सेल कोशिका सिद्धांत में ही इन्होंने एक और चीज जोड़ा, ओमिनस, ठीक है, ओमिनस सेलुला ई सेलुला, ओमिनस सेलुला ई सेलुला। सुनने में अलग टाइप का लग रहा है, ओमिनस ओमिनस सेलुला ई सेलुला, मतलब आज से पहले हमको तो नहीं लगा होगा, तुम लोग सुना होगा ओमिनस सेलुला ई सेलुला। ये किसने दिया था, ये बोला था तो रुडोल्फ विर्चो ने बोला था। किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। ये कहता है कि हर एक कोशिका, इनका मानना था, मानना नहीं था, ये इनका सिद्धांत, ये बताते, प्रूफ करके कोशिकाओं को अध्ययन करने के बाद ये बताते हैं कि ओमिनस सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है कि प्रत्येक कोशिका पहले से ही बनी कोशिकाओं से बनता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोशिका अचानक से हमारी धरती पर टपक गया है। बात समझ आ रहा है? विर्चो का कहना था कि विर्चो जब कोशिका सेल थ्योरी जब स्लाडेन और स्वान जब दे दिए थे, उसके बाद बताते हैं ये विर्चो कि कोशिका कोई अचानक से ऊपर से आने वाली कोई चीज नहीं है जो अचानक से आकर टपक गया, ठीक है, ये पहले से ही बनी कोशिकाओं से बनी होती है। तो इनका रुडोल्फ विर्चो को मानना था, कहना ये सिद्धांत था कि प्रत्येक कोशिका, नोट डाउन करते चलो, प्रत्येक कोशिका पहले से ही बनी कोशिका से बनती है या बनी होती है, पहले से बनी कोशिका से बनती है। बात समझ में आ रहा है? विर्चो का क्या कहना था कि जितना भी कोशिका है, इधर देखो, जितना भी कोशिका है वो पहले से ही कोशिका बना था और फिर उसी से क्या हुआ है, बना है। ये जो नई कोशिका हम देख रहे हैं उसी से बना है। मतलब अभी हम सेल डिवीजन आगे जाके पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन। ये एक मतलब यहाँ पे एक ऐसा दिशा देना चाह रहे थे कि कोशिका टूट के कोशिका का निर्माण करता है। कोशिका अपने आप में टूटता है। जैसे अमीबा हम लोग पढ़े है ना, 6th 7 में पढ़े, 8th में पढ़े कि अमीबा अपना जनरेशन को कैसे बढ़ाता है। तो अमीबा इलोंगेट करता है, इलोंगेट करके दोनों भाग में टूट जाता है, एक नया संतति का निर्माण करता है। वैसे ही हम लोग जब हमारा माँ के गर्भ में जब हम बने होंगे तो जो हमको सिंगल फिटस जो बने, सिंगल कोशिका बने होंगे, फिर दोनों कोशिका मिलकर जायगोट बना होगा, फिर वही कोशिका मिलकर आगे बार बार थोड़ी इंटरसेक्शुअल करके हम डेली ऐसे हो रहा है, नहीं। एक बार जो हमारे माता पिता संबंध में बनने के बाद जो सिंगल कोशिका दोनों हैप्लॉइड करके जो मिक्स करके जो बनता है, जायगोट बना, और वही जायगोट जो कोशिका बना सिंगल कोशिका, वो टूट के कोशिका विभाजन कर करके नए कोशिका का निर्माण होते गया और वो कोशिका में वृद्धि और विकास होते गया। तब जाके आज हम तो कोशिका विभाजन करते हमें इतना उम्र तक ये नहीं बताते, रुडोल्फ विर्चो नहीं बताते। विर्चो बस इनका इतना कहना था कि प्रत्येक कोशिका जो है वो पहले से ही बनी जो कोशिका है वो उसी से बनता है। इसमें कोई नया चीज नहीं है कि नए चीजों से बन जाता है कोशिका या कहीं से टपक गया। इनका कहना मतलब है कि धरती पे जब बना भी होगा ना कोशिका, जब सबसे पहले जब कोशिका बना होगा तो जरूर पहले से बना होगा कोशिका, उसी से ये क्या हुआ है, कोशिका बना है। ये नया कोई चीज नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। तो ये रुडोल्फ विर्चो का कहना था, ओमिनस सेलुला ई सेलुला। इसी का अर्थ होता है कि प्रत्येक कोशिका पहले से ही बनी कोशिकाओं से बनता है। चलो ऑफ कर। इतना होने के बाद, इतने वैज्ञानिकों आने के बाद एक और बहुत सारे मतलब जो हम लोग प्रोटोप्लाज्म के बारे में और एक जगह छोटे ये हम लोग देखे थे, डुजार्डलिन और पुरकिंजे, है ना, पुरकिंजे ना, जेई पुरकिंजे जो प्रोटोप्लाज्म को खोज किया था। तो एक जगह पे पेच फंस गया कि डुजार्डलिन के द्वारा क्या नाम दिया गया था जीव द्रव को, सारकोड। क्या नाम दिया गया था, सारकोड। अब पुरकिंजे के द्वारा क्या नाम दिया गया था, जेई पुरकिंजे के नाम क्या नाम दिया गया था, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था,
प्लाज्म। अब ये दोनों में साइंटिस्टों को बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था कि दोनों में सही कौन है ना, सही सार्कोड नाम रखे या प्रोटोप्लाज्म रखे। तो एक उससे एक नया वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है मैक्स सुल्ज। क्या नाम है? मैक्स सुल्ज 1861 ईस्वी में आते हैं। यह आगे जाके ये कोशिका को अच्छी तरीके से सिद्ध करता, और उस समय तक लगभग एक अच्छी माइक्रोस्कोप का खोज हो चुका था। मतलब इलेक्ट्रॉन, आज के दौरान में जो हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक से एक माइक्रोस्कोप आ चुका है, जिसको हम एक मतलब छोटी से छोटी कण को हम 3 लाख गुना मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। वो उस समय था नहीं, लेकिन फिर भी जो उस समय तक मैक्स सुल्ज के समय जब आया होगा, तो उसी से जब जीवित कोशिका को वो अध्ययन करते हैं, तब उन्होंने बताया कि कोशिका के केंद्रयुक्त कोशिका एक केंद्र युक्त होता है जिसमें प्रोटोप्लाज्म का पिंड देखा। मतलब ये जब मैक्स सुल्ज जब कोशिका को अध्ययन कर रहे थे, तो कोशिका तो है ही, कोशिका के बगल, कोशिका के अंदर तो केंद्र है, केंद्र के बगल अगल में जो भी चिपचिपा द्रव्य जैसा दिखाई दे रहा था, उन्हें कहता है कि प्रोटोप्लाज्म का पिंड दिखाई दिखा। मतलब बहुत सारा वो कोशिका द्रव्य दिखाई दिया, ठीक है। और मैक्स सुल्ज ने इसको आगे जाके अपने दोनों का ये जो जार्डिन और जे पुरकुंजे के द्वारा जो एक पेज फंसा हुआ था कि हम सार्कोड नाम दे या प्रोटोप्लाज्म नाम दे, तो यानी ये क्या मैक्स सुल्ज कंफर्म करते हैं कोशिका को अध्ययन करने के बाद कि नहीं, सार्कोड नहीं, इसको नाम क्या रखा जाए, प्रोटोप्लाज्म ही रखा जाए। क्योंकि उस रोज कोशिका को अध्ययन करते हैं, कोशिका के भीतर से अध्ययन करते हैं, तो ये जो चिपचिपा प्लांट और एनिमल के कोशिकाओं में चिपचिपा द्रव्य होता है, वो अर्धतरल था। कैसा था? अर्धतरल था, चिपचिपा टाइप का था, है ना। वो चिपचिपा था, दानेदार था, और इसीलिए उसको नाम क्या रखा गया, जीव द्रव्य। सबसे बड़ी बात ये था कि ये कैसा था, ये जो कोशिका, ये जीव द्रव्य था, वो जीव द्रव्य जो था वो कैसा था, जीवित था। कैसा था रे? जीवित था। और इसीलिए इसका नाम रखा गया जीव द्रव्य। जो आते हैं मैक्स सुल्ज जो आते हैं, मैक्स सुल्ज जो आते हैं, मैक्स सुल्ज ऐसे मैक्स सुल्ज जो आते हैं, ये कंफर्म करते हैं कि जो कोशिका के भीतर में जो जेली टाइप का अर्धतरल दानेदार टाइप का जो चीज हमको दिखाई दे रहा है, वो एक तो पहले क्या है, वो जीवित है। वो क्या है? जीवित है। और जीवित होने के साथ साथ वो किससे मिलकर, द्रव्यों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? द्रव्यों से, वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ है। इसीलिए सार्कोड नाम रख के क्या कंफर्म कर दिया गया, प्रोटोप्लाज्म नाम रखा गया। तो दोनों में जो झगड़ा था कि सार्कोड या प्रोटोप्लाज्म में जो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था कि हम सार्कोड नाम रखें या प्रोटोप्लाज्म रखें, ये दोनों को मिक्स करके नाम क्या रख दिया गया, प्रोटोप्लाज्म। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म को, जब स्टडी करेंगे बढ़िया से, तब तोड़ के पढ़ेंगे कि प्रोटो का मतलब होता है जीव, प्रोटो का मतलब होता है जीव, और मतलब जीव द्रव्य, ऐसे सीधे भाषा में हिंदी में लिखे तो जीव द्रव्य, और इसको तोड़ के देखें तो प्रोटो का मतलब होता है जीव, प्लाज्म का मतलब होता है द्रव्य। तो जीव द्रव्य मतलब वैसा जीव जो द्रव्यों से मिलकर बना हो, और वो कैसा है, सजीव, है ना। वैसा जीव जो द्रव्यों से मिलकर बना है, बहुत सारे द्रव्यों से मिलकर बना है, और वो द्रव्य कैसा है, सजीव है। कैसा है, सजीव। इसीलिए इसका नाम रखा गया जीव द्रव्य। क्या नाम रखा गया, जीव द्रव्य। तो इसका जो जुडालिन और जे पुरकिंजे का जो कन्फ्यूजन था सार्कोड और प्रोटोप्लाज्म वाला, वो आगे चल के 1855 ईस्वी में कंफर्म हो जाता है कि वे क्या रहेगा, प्रोटोप्लाज्म ही रहेगा। कल और हम लोग कल इससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट, आज आपको अगर अच्छा लगा होगा तो कल चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें, लाइक करें, शेयर करें, और हम लोग कल और इससे ज़्यादा और नए इंटरेस्टेड चीज़ें लाएंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको नए